नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हल्द्वानी का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने परिसर में 120 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेस अस्पताल का भी दौरा किया और यहां पर आधुनिक उपकरणों का शुभारंभ करते हुए सुशीला तिवारी अस्पताल में खुले देश में चौथे जेनेरिक मेडिसिन शॉप का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि भाजपा सरकार 3.5 साल में कई ऐतिहासिक कार्य कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में ISBT और रिंग रोड को लेकर भी कार्य पाइपलाइन में है और जल्द ही रिंग रोड का पहले चरण का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 45 करोड़ की लागत से रिंग रोड का पहला चरण जो इसका काम है वो होगा और इसके अलावा ISBT को निर्माण कार्य में भी जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी। तो अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा डोनेट करने वाले समाज सेवियों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वंशीधर भगत और उनके साथ कई विधायक भी वहां मौजूद रहे। हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए हम जनता को अपना हिसाब देते हैं। हमने हर साल अपना हिसाब दिया। इस बार 3 साल जब हो रहा था तो कोविड के कारण हम उसको नहीं दे पाए थे, लेकिन 3.5 साल पर हमने पूरा हिसाब प्रदेश की जनता को दिया है कि हमने जो आपके साथ 2017 में जो आपसे हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जो वायदे किए थे, जो संकेत किए थे, उनको हम किस तरफ तक हमने पूरा किया है। हमने रोजगार की दिशा में क्या काम किया है, शिक्षा की दिशा में क्या काम किया है, स्वास्थ्य की दिशा में क्या काम किया है, एक एक चीज़ का हिसाब, कितने लोगों को रोजगार दिया है, किस किस के माध्यम से दिया है, हमने सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनको सबको हमने हिसाब दिया है। हमें चाहते हैं कि सरकार ये पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम करे। हल्द्वानी हमारा बड़ा हब है, हल्द्वानी हमारे कुआओं का द्वार है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में हमने आज यहाँ पर ऑडिटोरियम के लिए 8 करोड़ रुपये हम अभी बहुत जल्दी जारी कर रहे हैं। 17 करोड़ पहले इसमें दे दिया गया था। इसी तरह से जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, इसके लिए जो भूमि है वो ऑनलाइन कर दी गई है। बहुत जल्दी उसकी परमिशन हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट ये 4.25 हेक्टेयर में ये जो कि वन भूमि है उसको बना दिया जाएगा। इसी तरह से आई बैंक के लिए 25 लाख जारी कर दिए गए हैं और अब यहाँ के अस्पताल को उसके इक्विपमेंट्स उसके लिए खरीदने हैं। ISBT हल्द्वानी ये ऑनलाइन कर दिया गया, भारत सरकार में है और हमको विश्वास है कि अभी हम बहुत जल्दी इसका भी हमारे को परमिशन मिल जाएगी और फिर यहाँ पर जो हल्द्वानी का ISBT है उसको बना लिया जाएगा। इसी तरह से हल्द्वानी में जू है, तो जू भी ये भारत सरकार में लंबित है, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्दी उसकी क्लियरेंस हम भारत सरकार से लेंगे और इसको आगे चल करके इसको पूरा करेंगे। जो रिंग रोड मैंने बताया कि 1822 करोड़ रुपए की ये रिंग रोड बनेगी, जिसमें लगभग 500 करोड़ से अधिक रुपया केवल जो मुआवजा देने पे जो लगेगा वो उस पर खर्च होगा। बाकी से सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो तमाम तरह की यूटिलिटी हैं, डक्स बनेंगी जिसके माध्यम से भविष्य में फिर सड़क को फाटना न पड़े। तो उस दृष्टि से उसको आधुनिक तरीके से उसको बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड में 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद से ही स्कूल बंद है, जिसकी वजह से स्कूली छात्रों की पढ़ाई का खासा नुकसान हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई बार अभिभावक स्कूल खोलने को कह चुके हैं, लेकिन सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है और यही वजह है कि अभी तक स्कूल नहीं खोले गए हैं। हालांकि अब स्कूल खोलने को लेकर सरकार पहले काम जो है वो करना चाह रही है। इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से बात करें और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगने की बात कही गई है कि प्रदेश के हालात कैसे हैं और क्या स्कूल खोले जा सकते हैं या नहीं। जिलाधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले को कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट में विचार के बाद 15 अक्टूबर के बाद ही स्कूल खोलने का फैसला लिया जा सकता है। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि इस बार शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि गांधी जयंती का कार्यक्रम स्कूलों में मनाया जाएगा, लेकिन किसी भी छात्र छात्राओं को गांधी जयंती के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। सिर्फ शिक्षक और कर्मचारी ही मिलकर गांधी जयंती का ये कार्यक्रम मनाएंगे, क्योंकि प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। के पश्चात प्रदेश अपने हालात को देखते हुए, कोविड-19 की समस्या को देखते हुए स्कूलों को खोल सकते हैं। हमने आज ACS को, अपने विभागीय सचिव को निर्देश दिया है
कि प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को वो निर्देशित करें कि एक सप्ताह के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके यूनियंस हैं, उन सभी पदाधिकारियों से बात करके, अभिभावकों से फीडबैक लेके प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट को कि पब्लिक क्या चाहती है, बच्चों के माता पिता क्या चाहते हैं, उनकी कितनी सहमति है, इन सब विषयों पे अपने विचार एक सप्ताह के अंदर वो शासन को उपलब्ध कराएं और उस रिपोर्ट के आने के पश्चात हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से अनुमति लेके कि इसको कैबिनेट में लाएं। उसके पश्चात ही हम यह प्रयास होगा कि विद्यालयों को खोलने के भी हम 3 फेज बनाएंगे। फर्स्ट फेज में कक्षा 9 से लेकर 12 तक, सेकंड में कक्षा 6 से लेकर 8 तक और थर्ड फेज में कक्षा 1 से लेकर UKG LKG से लेकर कक्षा 5वीं तक, ऐसा प्रयास होगा। दिवस होता है, लेकिन कोविड-19 की समस्या को देखते हुए लोगों के जीवन के साथ कोई अनहोनी घटना ना घटे और इसे बीमारी से बचाने की दृष्टि से सरकार ने यह तय किया है कि 2 अक्टूबर के दिन जो गांधी जयंती है, इस दिवस पे किसी भी विद्यालय में किसी भी आयोजन में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। 100% विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, इनके लिए निर्देश है कि यह 2 अक्टूबर के जो दिवस है, गांधी जयंती है, उसको आप लोग मनाएंगे भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। तो देश और प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब हवाई, रेल और बस सेवाओं सहित आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी हैं। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो पर्यटन उद्योग प्रदेश, जो कि उत्तराखंड प्रदेश है, वहां पर आय का मुख्य स्रोत है। लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार उत्तराखंड के पर्यटन पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसी के चलते उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को रियायतें दी हैं। वहीं डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि कोरोना प्रकोप के चलते लॉकडाउन के प्रदेश की वजह से जो आर्थिक तौर पर लोग प्रभावित हुए हैं, वो देखने वाली बात है और अब अनलॉक से आवागमन फिर से सामान्य की ओर बढ़ रहा है। तो इसी को देखते हुए अब एक बार फिर से 4 धाम यात्रा सुचारू हो गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि गाइडलाइन का पालन करना होगा और सतर्कता बरती जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सतर्कता से ही आगे काम हो सकता है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेस, खासतौर से जो ऐसे लोग हैं जो दिनचर्या में रोज अपना काम करते हैं और रोटी कमाते हैं, उनको भी काफ़ी कठिनाइयाँ हुई हैं। लेकिन वो देश के सामने जो चुनौती थी, प्रदेश के सामने जो चुनौती थी, उसको देखते हुए आवश्यक था। अब अनलॉक की स्थिति में हम जब धीरे धीरे आके आज ऐसी स्थिति है कि अब हवाई जहाज, रेल, बसें इत्यादि आवागमन फिर से सामान्य की तरफ जा रहा है और फिर से हर व्यक्ति अपनी जो रोजी रोटी है उसको ईमानदारी, मेहनत से कमाने की स्थिति में आए। उसी के दृष्टिगत उत्तराखंड में भी अनलॉक की स्थिति है और जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्रधान स्टेट है। यहाँ हमारे यहाँ चारों धाम की यात्रा, अन्य प्रकार के टूरिज्म, जिससे यहाँ के लोगों की रोजी रोटी और यहाँ के जो आर्थिकी है वो उस पर आधारित है। अब हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन भी हो, जानकारी रहे, सतर्कता बरती जाए। चारों धाम की यात्रा फिर से अपने अट्रैक्शन पर है। बाहर से लोग आ रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं और साथ साथ कोविड का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो देहरादून से है, जहां की खाद्य सुरक्षा विभाग त्योहार के सीजन को देखते हुए चौंकाना हो गया है और त्योहारों के सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग राजधानी देहरादून में लगातार छापेमारी कर रही है और खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण में मिठाइयां बनाने वालों को विशेष निर्देश दिए गए हैं और खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने मिठाइयों के निर्माण की तारीख और मिठाई के प्रयोग की तारीख लिखने के निर्देश दिए हैं। और उसके साथ ही आपको बताते चलें कि ये तारीख लिखने को कहा गया है और अभिहित अधिकारी जीसी कांडवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं की लगातार शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया और सभी मिष्ठान विक्रेताओं के एसोसिएशन को भी इस फैसले के बाद में ही बात करने की जो कोशिश है वो करने की
कही गई है कि इन सभी से बात की जाए और इस पर अवगत भी कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इन नियम कानूनों को यहां लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जो जितने भी मिठाई व्यवसायी हैं उनके यहाँ जो मिठाइयाँ निर्मित की जाती हैं उनकी निर्माण की तिथि के बारे में एक एडवाइजरी जारी की गई थी और उस एडवाइजरी में कहा गया है कि जितने भी इस तरह के मिठाई निर्माता हैं वो अपने यहाँ जो है जो डिस्प्ले काउंटर है वहाँ पे किसी भी मिठाई के निर्माण की तिथि लिखेंगे और साथ में जो है उसका बेस्ट बिफोर और यूज बाय डेट, ये दो चीजें वहाँ पे उल्लेखित करना होगा। और इससे फायदा क्या होगा कि जो आम उपभोक्ता हैं जब वो मिठाई लेने जाते हैं तो उनको ये चीज़ बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने रहेगी कि ये मिठाई कब की निर्मित है और इसे कब तक कंज्यूम किया जा सकता है। और आगे त्योहारी सीजन है उसको देखते हुए भी जो है ये कदम उठाया गया है कि ताकि जो है त्योहारों के टाइम पे जो मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर के उपभोक्ताओं के स्तर से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उन शिकायतों का निस्तारण भी टाइमली से किया जा सके। तो हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद देश भर में गुस्सा है, जिसको लेकर अब देश के हर एक कोने में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दल और संगठन पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और देहरादून में आज आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और बार बार आपको ये भी बताते चले कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया और आम आदमी पार्टी की मांग है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही दोषियों को बचाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हो रहे यूपी अपराध का अड्डा बन चुका है, ऐसे अड्डे को निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तमाम जनता से इस बात का निवेदन करूंगी कि हमारी बेटी को बिना माँ बाप का चेहरा दिखाए भी माँ बाप को चेहरा दिखाए बिना उसको जला दिया गया है। इसका संज्ञान बड़े स्तर पर लिया जाना चाहिए। यूपी सरकार नहीं लेगी, ना ही भाजपा सरकार लेगी, तो आम आदमी इसके लिए मानव अधिकार कुछ नहीं करेगा। मानव अधिकार का मैं देख रही हूँ कि मानव अधिकार कहाँ को जा रहा है, उसकी एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं। देश की बेटी है और ये किसी एक समाज का मामला नहीं है, पूरे समाज का मामला है और इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक इसमें इंसाफ नहीं मिल जाता हम इसी प्रकार आंदोलनरत रहेंगे। 2014 में हमने बहुत से नारे सुने थे कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ है योगी सरकार, मोदी सरकार? आज हम हिसाब मांगना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी आज हिसाब मांगना चाहती है कि ऐसे बलात्कारियों का आप क्या कर रहे हैं। तो हाथरस में हुए युवती के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना की देश में निंदा हो रही है और हरिद्वार में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को निर्भया कांड के साथ जोड़ते हुए सरकार से इस घटना के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश की बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर केंद्र सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए और अपराधियों को चौराहे पर फांसी पर लटकाना चाहिए। ये हाथरस में जो कांड हुआ है वो निर्भया कांड की 2 कॉपी है। इस तरह के कांड जब निर्भया कांड हो चुका था उससे अभी तक सरकार ने कोई सबक क्यों नहीं लिया? सरकार को सबक लेना चाहिए था और ये सरकार की विफलता है कि इस तरह के कांड फिर यूपी के अंदर बार बार हो रहे हैं, देश के अंदर बार बार हो रहे हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो सख्त कानून जो हमने बनाए हैं उससे भी सख्त कानून बनना चाहिए और ऐसे दरिंदों को जो सख्त कानून के तहत जितनी भी सख्त से सख्त सज़ा हो वो होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो मैं कहूँगा हमारे एक हाथरस क्या बल्कि पूरा हिंदुस्तान लड़कियों की हिफाजत कौन करेगा? ये सरकार की बनती है कि सरकार लड़कियों की हिफाजत करे, चाहे गरीब हो या अमीर हो। अगर लड़कियों के साथ ऐसा ही होता रहा तो हमारा हिंदुस्तान एक दिन बर्बाद हो जाएगा। किस तरीके के न्याय की मांग करते हैं? क्या आपको न्याय मिलना चाहिए? न्याय ये मिलना चाहिए कि जो भी इसमें दोषी हों उनको सख्त चौराहे पर खड़े होकर और उनको फांसी दी जाए ताकि लड़की के जो माँ बाप हैं और जो आजकल चाहे कोई भी हो में सरेआम देखें कि हाँ आज फांसी दी जा रही तो हमारी लड़की सेफ रहेंगी।
तो यूपी के हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ गैंग रेप के बाद भी गई निर्मम हत्या जो यहां पर की गई है, उसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। और इस घटना को लेकर काशीपुर में भी युवा कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जो नगर के विभिन्न बाजारों से होते हुए महाराणा प्रताप चौक में जाकर संपन्न हुआ। तो मार्च की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता अब्दुल कादिर ने इस घटना को अंजाम देने वाले दोषियों को फांसी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम भी इस्तीफा सौंपने की बात कही है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन युवतियों के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। का दिन है। काशीपुर युवा कांग्रेस द्वारा हाथरस में हुई घटना को लेकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा आक्रोश है और योगी आदित्यनाथ को इस मामले में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे करके लोगों की मांग है कि पूरे देश की मांग है कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। के नाते मैं बात करती हूँ, हमारे सबके लिए बहुत दुख की बात की उसके साथ फैलाई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जीभ काट दी। लेकिन इसके पश्चात भी जो योगी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो आज भी अगर उसका छज्जा गिर रहा है तो उसको तो देख रहे हैं कि। तो सितारगंज के खटीमा रोड पेट्रोल पंप के पास आज एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय कालू मिस्त्री, जबकि दूसरे की पहचान 50 वर्षीय जीवन मंडल निवासी राजनगर शक्ति फार्म के रूप में की गई। जानकारी के मुताबिक ये दोनों व्यक्ति खटीमा रोड की तरफ आ रहे थे और इस दौरान उन्हें अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी गई और दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। कालू और जीवन ये 2 शख्स हैं जो कि शक्ति फार्म राजनगर के निवासी बताए गए हैं तथा बताया जाता है कि ये अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और जब अस्पताल लाए गए तो दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। नियमानुसार पुलिस को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ये कालू की उम्र जो है लगभग 55 वर्ष है और जीवन की उम्र लगभग 50 वर्ष। भागीरथी पुराम 0 पॉइंट पर बोलेरो कार पर चालक के नियंत्रण खो जाने के बाद कार टिहरी झील में गिर गई है और झील में गिरने की वजह से काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी और इस कार में 4 लोगों के सवार होने की बात बताई जा रही है। इस हादसे के बाद पुलिस, अग्निशम और एसडीआरएफ के जवानों ने राहत बचाव अभियान शुरू किया, जिसमें एक शव को झील के बाहर निकाला गया और मृतक की पहचान 23 वर्षीय दीक्षा रावत पुत्री युद्धवीर निवासी ग्राम मौली उमिग मठ जो है वहां से की गई है, क्योंकि उखीम मठ की ये रहने वाली है और अन्य 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तो बाबरी विध्वंस मामले में कल आए सीबीआई कोर्ट के फैसले को लेकर हरिद्वार देहात के कार सेवकों ने इसे ऐतिहासिक और सत्य की जीत बताया है। कार सेवकों ने कहा कि इस फैसले से हिंदुस्तान की जनता ने न्यायपालिका के प्रति विश्वास पैदा किया है और इसमें विश्वास पैदा होता हुआ भी दिख रहा है। इस फैसले को लेकर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने कार सेवकों से बातचीत की है। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या कुछ उनका कहना है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है, जिसे लेकर के भाजपाई और कार सेवक भारी उत्साह में हैं। हमारे साथ में हरिद्वार देहात क्षेत्र के कार सेवक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे फैसले को। भूपेंद्र जी, आप इन दिनों लक्ष्य क्षेत्र में कार सेवा का नेतृत्व कर रहे थे, आपके साथ कई लोग थे, क्या कहेंगे इस फैसले को? ये जो फैसला आया है 28 साल बाद आया है, इसमें 32 लोग आरोपी थे। जो अपनी सीबीआई कोर्ट है उसने इतना अच्छा निर्णय दिया है कि ये सब समाज के लिए हित में है और ये सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। मैं इसलिए पूरे भारतवर्ष में और जो अपने कार सेवक उनके लिए बधाई देता हूँ। बधाई देते हैं कार सेवक को, सत्य की जीत बता रहे हैं। राजेंद्र नाथ जी, आप भी शामिल थे, क्या कहेंगे सीबीआई कोर्ट के फैसले में? सीबीआई कोर्ट का जो फैसला है वास्तव में जन जागरण को और जनमानस को जो आंदोलन करते हैं उनको बल देने वाला फैसला है। सत्य की जीत है, न्यायिक फैसला है, बिल्कुल न्यायिक फैसला है और जो जन जागरण चलाते हैं खासतौर पर सत्य के लिए, उनके लिए मनोबल बढ़ाने वाला फैसला बता रहे हैं। मेन जो मुख्य कार्य सेवक हैं लक्ष्मण नगर के नरेंद्र जी, ये उन दिनों मौजूद थे, आप तो लगभग गुंबद तक पहुंच गए थे और जो लाठियां चार्ज हुई थी उन दिनों लासन आडवाणी जी नेतृत्व कर रहे थे, कई नेता थे, आज वो सब बरी हो गए हैं, कैसा लग रहा आपको? मैं फिर बात ये बल देकर कहना चाहता हूँ कि एक जन जागरण आंदोलन था, इसका ढांचा ढाने का कोई योजना नहीं थी
और सरकार जो विपक्ष उस वक्त सत्तासीन थी वो हिंदू जनमानस पर इतना अत्याचार कर रही थी, इतने कहर ढा रही थी, उनकी भावनाओं को इतना दबा रही थी, उसकी परिणति के रूप में जन आक्रोश भड़क उठा और ये घटना घट गई। इसमें बीजेपी नेताओं का कोई दोष नहीं था, वो केवल एक प्रतीकात्मक कार्यसेवा थी। ये फैसला एक बिल्कुल सही फैसला आया है और निर्दोष लोग बरी हुए हैं और पूरे हिंदू समाज में इससे खुशी की लहर फैल गई है। भगवान राम अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। बस इस फैसले को साफ तौर पर पूरे समाज के लिए अच्छा फैसला बता रहे हैं नरेंद्र जी, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इससे पूरे हिंदू समाज को कहीं ना कहीं एक विश्वास पैदा हो गया है कि जो सच्चाई है वो दबाई नहीं जा सकती। राहुल अग्रवाल जी साथ में हैं, आपके फादर नगर क्षेत्र से लेकर के और अयोध्या तक आंदोलन में जुड़े हुए थे, क्या कहेंगे आप भी साथ में? मैं तो ये कहना चाहूँगा जो सीबीआई कोर्ट का जो फैसला आया है इसने सिद्ध किया है कि भारत पुनः राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, सत्य की जीत हुई है और हजारों हजार कार्यसेवकों का बलिदान जो उस समय कार्यसेवा के दौरान हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अनेक बड़े नेताओं ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कार्यसेवकों के अंदर इतनी जागृति पैदा की, वो भावरी ढांचा विध्वंस हो गया जब इसकी कोई परिणति तय नहीं थी। लेकिन था कि बाबरी ढांचा टूटा और 28 वर्षों के बाद जहां एक और राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वहीं जो निर्दोष लोग थे जो उस समय की सरकार द्वारा फंसाए गए थे वो कोर्ट द्वारा बरी हुए हैं। तो सत्य की जीत हुई है और न्यायपालिका पर भारत के लोगों का विश्वास पुनः बहुत बढ़ा है। फैसले को सत्य की जीत न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ाने वाला बता रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं कैमरा में से कहूँगा, अयोध्या मंदिर का नक्शा और उसका पूरा चित्र जो हाथ में लेकर के ये कारसेवक यहाँ खड़े हुए हैं और आज इनकी गुस्से का ठिकाना नहीं है। तस्वीर सिंह, जगह 24 लक्ष्य। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ती जा रही जिस तरह से बढ़ोतरी है वो देखते ही बढ़ रही है, क्योंकि लगातार एक एक करके मामले जो हैं वो ज्यादातर सामने आते जा रहे हैं और सरकार रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देहरादून से लेकर डोईवाला तक नगरपालिका द्वारा सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। और अगर बात डोईवाला की करें तो डोईवाला नगरपालिका ने नगर के सभी 20 वार्डों में दवा के छिड़काव के साथ सैनिटाइजेशन अभियान भी चलाए ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। नगरपालिका डोईवाला की सभासद मनीष धीमान ने कहा कि कोरोना महामारी का भय अभी भी बना हुआ है, जिसको लेकर नगरपालिका द्वारा डोईवाला के बाजार और वार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए भी दवा का छिड़काव किया जा रहा है। सैनिटाइजर की बात करें तो जो मुख्य बाजार जहां पर लोगों की ज़्यादा आवागमन होता है उन क्षेत्रों को हमने एक मानक बनाकर सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे बैंक हो गए, थाना हो गया, अस्पताल हो गया, इन जगहों पर सैनिटाइज जल्द से जल्द होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा गलियों में जैसे जहाँ पे हमें शिकायतें मिल पा रही हैं कि जहाँ पे किसी कोरोना पेशेंट के आने की संभावना हो रही है या जहाँ पर हमें आवश्यकता लग रही है कि जहाँ पर आवाजाही ज़्यादा या कोई कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पे भी हम सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा डेंगू से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? जी, अगर डेंगू की बात करें तो हमारे सफाई की हमने स्पेशली हमारी पालिका की तरफ से टीम बनाई गई है। जो क्षेत्र जो चिन्हित है उनको लगातार जाकर सफाई की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फॉगिंग की जा रही है, फॉगिंग छिड़काव हो रहा है। इसके अलावा हमारे जो पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, उसका छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना नियंत्रण में है, ऐसा कह सकते हैं? जी, अगर देखा जाए, आप देख लीजिए पिछले कई समय से डोईवाला में पेशेंट बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा लग रही है कि हमारा क्षेत्र सुरक्षित है और लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां अभी भी राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है, यानी कि जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और हर कोई अपनी कमर कस चुका है। तो देहरादून, जसपुर से काशीपुर पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को संगठन में तरजीह दी जाएगी और प्रदेश भर में दूसरी पार्टियों से निराश लोगों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। संगठन को चुस्त दुरुस्त करना है, संगठन के लोगों से मिलना है, संगठन की स्थिति देखनी है, संगठन को मजबूत करने के लिए आए। 2022 का जो चुनाव है उसके लेकर क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? 2022 की तैयारी है, अपने संगठन को मजबूत करके भाईचारा बना के चुनाव लड़ाएंगे। बहुजन की तरफ से क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? आज माननीय बहन जी की तरफ से जो दिशा निर्देश है, आपने देखी होगी माननीय बहन जी की सरकार। निजाम भाई इधर को आ जाओ।
2007 से 2012 तक और उससे पहले भी यहाँ पर भी बहन जी की जो सरकार थी उसमें सर्व समाज को साथ लेके बहन जी चली है और जो गरीब बिल्कुल जीरो लेवल से नीचे तबके के लोग हैं उनको उठाने की माननीय बहन जी ने हर बार कोशिश की। पर्यटन नगरी मसूरी को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए कीन संस्था नगर पालिका के सहयोग से कार्य कर रही है और कीन संस्था ने इन दिनों शहर के सभी नालों और खालों से कचरा एकत्रित कर पहाड़ियों को साफ करने में काम अपना शुरू कर दिया है ताकि मसूरी सबसे साफ सुथरा शहर बन सके। और इस अभियान को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि कीन संस्था मसूरी को स्वच्छ बनाने में सराहनीय कार्य कर रही है। वहीं सफाई अभियान में लगे कीन संस्था के सीईओ अशोक महेंद्रू ने बताया कि कीन और रिसिटी मिलकर सप्ताह में 3 दिन सफाई अभियान चलाते हैं और बाकी दिनों में रूटीन में सफाई कार्य करते हैं। एक बहुत सराहनीय कार्य कीन संस्था द्वारा हमारे मसूरी शहर में किया जा रहा है और जिसको देखते हुए इन्होंने आज यहाँ पर बहुत सारा जो कूड़ा था वो इकट्ठा किया। और मैं सभी स्थानीय लोगों से यह अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि जितना भी कूड़ा है वो कीन संस्था के वर्कर्स को दें, इधर उधर ना फेंके, खड खालों में ना बेचे, ताकि मसूरी की जो स्वच्छता है और सुंदरता है उसको हम बचाए रखें और मसूरी को सबसे जो साफ सुथरा पर्यटक स्थल है जिसको बनाने के उस पर हम अग्रसर हैं, उस पर हम आगे बढ़ सकें। वॉलंटियर्स और जो क्या बोलते हैं ये संस्थाएं हैं, हम लोग जो है हफ्ते में 3 इवेंट करते हैं। हर एक ट्यूसडे को एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जहां हम लोगों को समझाते हैं कि ये प्लास्टिक क्यों अलग करना चाहिए, कूड़ा क्यों जो है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये मंगलवार को होता है, ट्यूसडे को होता है। वेडनेसडे को जो है सफाई का योजना होता है जहां हम ये क्या बोलते हैं वो खड क्लीनिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं खड में जहां जहां लोगों ने प्लास्टिक फेंक रखा है, बेसिकली मसूरी की सफाई करना। तो हम मसूरी में जो है एक वेडनेसडे को होता है और एक सैटरडे शनिवार को होता है। 2 दिन जो है हम लोग ये जाके सफाई करते हैं। कोविड-19 के दौरान होटल्स सभी बंद हैं, व्यापार बिल्कुल बंद है। तो हमारे पास जितने भी वर्कर्स थे हमने किसी को हटाया नहीं है और उन वर्कर्स से हम मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में नाले खालों में क्लीनिंग का काम करते हैं और अवेयरनेस का काम भी करते हैं। इसमें हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, कीन टू गो ग्रीन। तो इसके तहत हफ्ते में 3 बार मंगलवार, बुधवार और शनिवार को एक क्लीन अप ड्राइव चलाया जाता है। तो रुड़की की मंगलोर नगर पालिका की सफाई कर्मचारी पिछले 1 सप्ताह से अपने वेतन को लेकर धरना देने पर मजबूर हैं, लेकिन नगर पालिका प्रबंधन से लेकर तहसील प्रशासन तक उनकी मांगों को लेकर गंभीर नजर आ रही है। वहीं हालांकि मंगलोर नगर पालिका प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों का ठेकेदार के माध्यम से 2 महीने का वेतन का भुगतान कर दिया है, लेकिन वह वेतन सफाई कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला, जिसके चलते आज भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। वहीं अब सफाई कर्मचारियों को भीम आर्मी का भी समर्थन मिल गया है और भीम आर्मी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से अब मंगलोर कस्बे में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को अब संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ना शुरू हो गया है, यानी कि संक्रमित वो हो सकते हैं। गंदगी यहां पर फैली हुई है, उसकी वजह से बीमारियों का भी खतरा अलग से बना हुआ है। और रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का कहना है कि ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे गंभीरता से लिया गया तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। ये मामला नगर पालिका मंगलौर का है। उनके वेतन में जो कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ था सफाई के लिए, सफाई के ठेकेदार से, उसके संबंध में उनकी कुछ आपस में विवाद चल रहा है ठेकेदार से संबंधित। दोनों पक्षों को यहाँ बुला करके बातचीत की गई थी, उन्हें 2 दिन का समय भी दिया गया था इसके निस्तारण हेतु। नगर पालिका मंगलौर द्वारा जो भुगतान किया गया है संबंधित ठेकेदार को, अभी उसका भी भुगतान संबंधित सफाई कर्मियों को नहीं किया गया है, जिस कारण से वो लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन खत्म करने के का भी उन लोगों ने बात कही थी यहाँ पर और ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन अब इस पर जो फर्दर डेवलपमेंट ये हुआ है कि नगर पालिका और संबंधित ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, उसके क्रम में उनके खिलाफ डीएम एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।